एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर से। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी कुछ हमने अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये टैंक के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन सर, चीन के बैंकों की ये स्थिति और वहां पर लोगों के प्रदर्शन का दमन टैंकों से करना, ये आपके गले उतरता है क्या? ये तो बहुत पहले से ये कर रहे हैं। ये जैसे फॉर्म भी हुआ, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में लड़ाई थी। नेशनलिस्ट को ताइवान जाना पड़ा, जो फोर्मोसा होता था उस टाइम। ऐसे माओ फिर पावर में आए। तो ये रिप्रेशन तो बहुत पुराना है दीपक जी। और नई सिटीज भी जो बनी है, किसानों को बता दिया जाता था यहाँ पे इस कंपनी की फैक्ट्री लगेगी, वहां पे ये लगेगा, आपको एक हफ्ते का टाइम है, सामान निकालो और यहां से भागो। और प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होते थे। अब यह सोशल मीडिया, वाइबू वगैरह है इनका, जो बहुत सख्ती से कंट्रोल करते हैं उसको भी। बट ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि ये निकल आया, लीक हो गया। बट बाकी आप देखें तो उनके मेन मीडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी को भी इस पे कमेंट करने की अनुमति नहीं है। और तियाननमेन स्क्वायर में जब इन्होंने अपने ही लोगों का कत्लेआम किया था, तब भी टैंक आए थे। और दीपक जी, टैंक ऐसे आते नहीं सड़कों पे, बिकॉज टैंक जिन सड़कों पे जाते हैं आपको रिले करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम तफरी के लिए टैंक्स, 5 टैंक्स या 10 टैंक्स ऐसे घूमने निकल पड़े, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये सब कहानी है। आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई। और ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स बैंक्स बहुत बेच रहे थे कंपनियों के, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कंपनियों को हेल्प कर रहे थे करने में। लोग लालच के वश से या बिना सोचे समझे कि ये बैंक का डिपॉजिट नहीं है, ये किसी कंपनी का ऑफ द बैलेंस शीट है, जो मुझे सबसे बाद में पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी डूबेगी, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, मेरा नंबर आखिर में लगेगा। ये लोगों को समझ नहीं आई। और अब जब रियल एस्टेट स्लो डाउन है पिछले 1 साल से, तो ये सब अब कमिंग होम टू रूस्ट हो रहा है। पैसा तो डूब चुका है और सरकार को ही भरपाई करनी पड़ेगी। स्पेशली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कुछ इंटरव्यूज निकल के आए लोगों के, वो यही कह रहे थे, मैं एसएमई हूं, मैं कैसे तनख्वाहें दूं। लोग कह रहे हैं मेरी सारे जीवन की जमा पूंजी इस बैंक में पड़ी है और बैंक कुछ दे नहीं रहा है, हम स्टार्व कर रहे हैं अभी। ऐसी ऐसी कहानियां निकल के आई। उसके बाद क्लैंप डाउन हो गया। तो ये दर्शा रहा है कि चाइनीज बैंकिंग क्षेत्र में ही कितने छुपे हुए एनपीएस हैं। इनका कभी ऑडिट आप मान नहीं सकते हैं। यही है कि सरकारी बैंक्स हैं सारे, तो सोचते हैं चीन की सरकार पीछे खड़ी है और वो उनको रिकैपिटलाइज कर देगी तो चल जाएगा। इसको भी 2 तरीके से इसका सोल्यूशन होगा दीपक जी। हाँ जी। या तो दमन चक्र होगा तियाननमेन स्क्वायर की तरह, या फिर ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज करके एटलीस्ट लोगों के पैसे भरपाई करेंगे। बट वेल्थ मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट हैं, अभी तक सरकार ने माना नहीं है उनको रिकैपिटलाइज करना। तो बैंक डिपॉजिट मिल जाएंगे। बट जो आपने मेंशन किया कि ये ऑफशोर फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स थे, साथ में अगर माफिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन का माफिया बहुत सक्षम है, बहुत डीप रूट्स हैं उसकी। तो अगर माफिया के कंट्रोल में पैसे चले गए हैं तो बहुत मुश्किल है इसका निवारण। और सर, इसके अभी मैं देख रहा था कि हमने देखा कि वहां के जो बैंकिंग शेयर्स हैं वो लगातार टूट रहे थे। और वैसे भी वहां पर इतना क्राइसिस है रियल एस्टेट में, 50 से ज्यादा शहरों में कम से कम 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बताए जा रहे हैं जहां पर लोन चुकाना बंद कर दिया गया है। और इसकी वजह से वहां पर प्रॉपर्टी सेक्टर में एक बड़ा संकट आ गया है और उसका लिंकेज सीधा सीधा बैंकिंग सिस्टम से है। तो ये जो प्रॉपर्टी मार्केट में वहां का संकट प्लस बैंकिंग संकट, अब कारण उसके पीछे जो भी हो, लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब संकेत दे रहे हैं चाइना की सर? बहुत जबरदस्त, क्योंकि 20% जीडीपी रियल एस्टेट से लिंक्ड है चाइना का। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड जीडीपी है और 20% रियल एस्टेट से आता है। और लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम जमीनें बेच के उस पे रियल एस्टेट बना के आता था, जो अभी बंद हो गया।
आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले चीन ने अलाउ किया था कि लोकल गवर्नमेंट्स के जो शहरों के लेवल पे, गांव के लेवल पे 900 बिलियन की एडिशनल उनको अलाउ कर रहे थे डेट रेस करना। दूसरा ये हमें ख्याल रखना है कि स्केल कितना है। स्केल है 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है रियल एस्टेट की तरफ। अधिकतर उसमें मॉर्गेज है आम नागरिकों को घर खरीदने के लिए। ये वन वे स्ट्रीट होती थी दीपक जी पिछले साल तक कि कीमतें बढ़ती रहेंगी और लोग वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा जरिया ये रहता था मकान बुक कर लो और किस्तें चुकाते रहो। अब क्या हो रहा है, साल दर साल कीमतें गिरी हैं और जो नई खपत है वो नहीं हो रही। -70% है रियल एस्टेट का ग्रोथ। तो नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे और बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए। संडे को पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो उनके आरबीआई गवर्नर के इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि बैंक्स को लेंडिंग करनी चाहिए इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। इसीलिए लोग नहीं चुका रहे क्योंकि उनके मकानों की कीमत जो है वो उनके लोन से कम हो गई है। तो वो कह रहे हैं आप चाबी ले लीजिए, मैं तो मॉर्गेज नहीं भरूंगा। और पहली बारी इस तरह का इतना वेल स्प्रेड पूरे देश भर में इस तरह का एक संकट आ रहा है। आप याद करिए 1989 जापान का भी यही हुआ था और जापानीज बैंक्स के इतने ह्यूज मॉर्गेज डेट खराब हो गए थे कि कई साल लगे और उसके बाद जापान उधर से निकल नहीं पाया। गवर्नमेंट को पूरा कैपिटलाइज करना पड़ा था। तो ये संकट है सामने। अब चीन इतना ओपेक है, जापान तो बहुत ट्रांसपेरेंट थे, बैलेंस शीट्स हमें पता थी और रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा। बट यहाँ तो पता भी नहीं कि कितना बड़ा संकट है। इतना ही पता है 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है। चीन का जीडीपी आप याद करिए 16 ट्रिलियन का है। एब्सोल्युटली तो सर। और वहां पर इसे बकायदा मीडिया में मैं पढ़ रहा हूं, इसको बकायदा मॉर्टगेज रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, रिवोल्ट कहा जा रहा है, मॉर्टगेज रिवोल्ट। तो ये किस तरह का वहां पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? कई लोग तो इसको लेमन लाइक क्राइसिस से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि अब वहां तक बात जाएगी नहीं जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, सड़कों पर टैंक आना और उसकी सफाई में सरकार जो भी कहे या मीडिया में उनकी तरफ से जो भी फ्लोट की जाए खबरें, लेकिन वहां के लोग सड़कों पर हैं। सबसे पहली बात तो इस बात को समझिए आप। और लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है, वहां की बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ है। और उसके दमन करने के लिए टैंकों का प्रयोग करना वैसे चौंकाता तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो हम आप तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अब जैसा कि मैं कहीं पढ़ रहा था लीमन लाइक क्राइसिस ना हो जाए। हालांकि इससे पहले भी जब रियल एस्टेट संकट की शुरुआत हुई थी तब भी ये कहा गया था, उसका उतना ज्यादा असर तो दिखा नहीं। लेकिन अगर ये आगे बढ़ा चाइना का ये संकट, तो हमारे ऊपर तो सर कोई आंच नहीं आएगी ना? हमारे ऊपर यही है कि कमोडिटी से जो लिंकेज है, जो तेल की कीमतें गिर रही हैं, जो मेटल्स की कीमतें गिर रही हैं, बिकॉज चीन उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। 60% स्टील या कॉपर चीन यूज करता है और ज्यादातर उसमें चीन का रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इसमें परेशानी आ गई तो आपके मेटल्स की कीमतें और गिर जाएंगी। और सप्लायर है पूरी दुनिया का, तो अगर उबड़ खाबड़ हुई चीन की इकोनॉमी तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे असर आ सकता है, हमारे पे भी असर आएगा। आप देखिए हमारा तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, बहुत चीजें चीन से आती हैं, स्पेशली केमिकल्स हो और बाकी रोजमर्रा की चीजें। तो प्रॉब्लम जरूर है। और इमर्जिंग मार्केट की बात है दीपक जी, ये याद करिए, छोटा सा इजिप्ट हो, टर्की हो, अर्जेंटीना की इकोनॉमी हो, कहीं भी डिफॉल्ट आता है बिकवाली पूरी आ जाती है। वो सब इमर्जिंग मार्केट बेचते हैं और हमारे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। हम सक्षम है लोगों को लौटाने में पैसे। तो अगर एफआई सेलिंग आती है, चीन का याद रखिए, चीन का एक्सपोजर कितना है एफआई का, 15 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर हमारे से 30 बिलियन डॉलर इस साल में निकाले गए हैं, चीन में से 115 बिलियन निकले हैं इस साल में। तो अगर 4 गुना चीन से निकलता है, 1 गुना हमसे भी निकलता है दीपक जी, क्योंकि वो फिर जब जाते हैं, जब इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ सेलिंग होती है, कोई किसी को चीन का एक्सपोजर है नहीं रखना, वो पूरा जब फंड बेचेगा, जेम फंड बेचेगा, भारत को भी उसमें से 1/4
हमारी भी बिकवाली हो जाती है। तो सब लिंक्ड